इसमें अभी जो हमने वो डिस्कस कर लिया, वो क्या डिस्कस कर लिया, एक तो हमने ये किया कि जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी उसको कहते हैं। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है एसएपी के अंदर, उसके बारे में हमने ये देखा कि इसके लिए आपने किस किस तरह की करनी है, और उसके लिए फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, कॉस्ट प्लानिंग आ जाती है और फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग के दो मॉड्यूल जो है ना वो एसएपी के अंदर जो है ना वो आ जाएंगे। और प्लानिंग जो है वो क्या है, प्री रेक्विजिट है कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग का। विदाउट प्लानिंग आप कंट्रोलिंग के अंदर जाके कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। जाहिर बात है, जब आपने प्लान ही नहीं किया हुआ, आपको पता ही नहीं है या आपकी सोच ही नहीं है कि रॉ मटेरियल में क्या लगना है, एक्टिविटीज़ में क्या होगा, कॉस्टिंग शीट में क्या होगा, तो सिस्टम फिर उसको कैसे कंपेयर करेगा एक्चुअल प्राइस को किसी की चीज़ के साथ। तो ये है कि ये पहले आपने प्लानिंग करनी है, और सबसे ज़्यादा अगर आपको प्लानिंग की सही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट जो है ना स्टेप्स, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग, वो फिर आसान हो जाता है। अच्छा, आज जो हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट जो है वो है हमने प्राइस मैकेनिज्म जो है। प्राइस टाइप्स इन एसएपी। आपने एक दिन बताया था कि आपको कुछ अंदाजा है कि वो दो तरह की प्राइसेस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? हाँ जी, मूविंग एवरेज और कौन सी है जनाब? वो तो आपने बताना है। एक आप कह रहे हैं कि दो तरह की प्राइसेस होती हैं, और वो इनमें से एक जो है वो मूविंग वो मुझे अपनी एवरेज शीट प्राइस दोबारा है, खोलनी पड़ेगी, मैंने एक कहीं लिखा था। और एक स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस एंड मूविंग एवरेज प्राइस जी। दो तरह की प्राइसेस एसएपी जो है ना वो मटेरियल, रॉ मटेरियल की प्राइस, रॉ मटेरियल की, ये ज़हन में रखिएगा, ये दोनों किस चीज़ से रिलेट कर रही हैं? रॉ रॉ मटेरियल की प्राइसेस। ये आपकी एक्टिविटी के ऊपर आके ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही आपकी जो है कॉस्टिंग शीट या टेम्पलेट एलोकेशन के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी प्राइस है मटेरियल मास्टर की, हाँ वो रॉ मटेरियल हो या वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो, उनकी प्राइसेस की डिटर्मिनेशन जो है ना वो एसएपी दो तरह के ऑप्शन आपको देता है। एक क्या देता है, वो कहता है कि मूविंग एवरेज प्राइस होगी तो, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। एसएपी जो है वो इन दोनों में से एक मैकेनिज्म को ना अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर जो है ना वो चूज करता है। आप खुद से उसको स्ट्रेटजीज बताते हैं कि भाई मूविंग एवरेज में देख लेना, अगर वहां से तुम्हें मिल जाए तो ठीक, अगर ना मिले तो स्टैंडर्ड पे चले जाना, या पहले स्टैंडर्ड पे चले जाना और फिर मूविंग एवरेज पे आ जाना। ये अब आपके पास डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है। अगर हम एसएपी के अंदर देखें, मटेरियल मास्टर के अंदर साम ऐसे आगे क्या था न्यूमेरिक में? 673 6 7 38405। ठीक है। एक हम रॉ मटेरियल अगर बनाएं MM01 के अंदर, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, तो फर्ज करें हम वही वाला जो हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हम बना लेते हैं हैंडल का। इंडस्ट्री हमारी फर्ज करें हम बनाए हैं, रिटेल की इंडस्ट्री बना लेते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं आपके पास। पहली रिटेल है, फिर प्लांट इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, फूड है, माइनिंग, मैकेनिकल, ऑयल। ये आप खुद से भी बना सकते हैं, ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये फिक्स हैं।
ये आप खुद से भी अपने पास से बना सकते हैं। और ये सारी जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए भी। चल बल्कि रिटेल तो नहीं लेते, ऑटोमोटिव ले लेते हैं चल। और यहाँ से क्योंकि ये रॉ मटेरियल है तो हम क्या लेंगे, ROH टाइप जो है ये वाली। यहाँ पे जो बहुत सारी टर्म्स हैं उनमें से हमने, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है तो इसका बेसिक डाटा तो आपने सब में लेना ही लेना है। सेल तो हमने करना नहीं होता। सेल कौन सी चीज़ करते हैं, जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट होती है। रॉ मटेरियल तो आपने सेल नहीं करना है, इसलिए सेल की टैब को नहीं लेते हम। और परचेजिंग ले लेते हैं क्योंकि हमने परचेज करना है, ठीक है। परचेज MRP को नहीं लेंगे क्योंकि MRP फिलहाल जो है ना वो हम ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक्चुअल कॉस्टिंग करेंगे उस वक़्त। अगर आप MRP को अलहदा से इम्प्लीमेंट करना चाहें, एडवांस इम्प्लीमेंटेशन MRP, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं परचेज। हाँ, ये जनरल प्लांट डाटा ये आप क्योंकि ये स्टोरेज में आपने इसको रखना है, ये ज़रूर होगी। वेयर हाउस मैनेजमेंट हमने नहीं, यानी कि वो जो EWM या EWM जो है वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, ये रहने देते हैं। अकाउंटिंग ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मर्ज़ी आप टैब सेलेक्ट फंक्शनैलिटी सेलेक्ट करें, अकाउंटिंग तो बहुत आपने लाजमी करनी करनी होती है। और इसके बाद हम कॉस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं, कॉस्टिंग 1 और 2। ओके, आप सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि पहले प्लांट बताएं, किस प्लांट के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं और स्टोरेज लोकेशन जहां पे इसको आपने स्टोर करना है। इंट्री TTAU T001L। स्टोरेज लोकेशन हमारी TTAU नहीं थी क्या? स्टोरेज लोकेशन थी TTA थी या TT थी? TTAU की अच्छा SYD थी, हम सिडनी ये थी, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमने जो मटेरियल की जो नंबर है वो हमने इंटरनल नंबर पे नहीं रखा हुआ बल्कि एक्सटर्नल नंबर पे रखा हुआ है। इसलिए आप अपनी मर्जी से इसको नंबर अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं। जैसे मैंने इस मटेरियल का खुद से नाम ही रख दिया हैंडल। अगर आप चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ दें और नंबर असाइनमेंट जो है जो आपने RH को दी हुई है, अगर वो इंटरनल नंबर है तो जब आप सेव करेंगे वो हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि मटेरियल मास्टर के ऊपर इस तरह से ये सारी फील्ड्स कैसे काम करती हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ईच ही होगा। मटेरियल ग्रुप को फिलहाल हम कोई भी वैल्यू चूज कर लेते हैं, इसकी हम डिस्कशन अलहदा से कर लेंगे कि ये किस तरह से इसके फ़ायदे होते हैं और कहाँ से ये कंट्रोल होती है। यहाँ पे आप चाहें तो ये नीचे ग्रॉस वेट और नेट वेट दे सकते हैं। मसलन हैंडल जो है उसका जो ग्रॉस वेट है, फर्ज करें मैं कहता हूँ जो 3 kg होगा, kg। और जब वो नेट वेट हो जाता है यानी कि पैकिंग शैकिंग के बगैर तो वो 2 kg है। एंटर का बटन दबाएंगे तो टैब्स खुद ब खुद चेंज होती जाएंगी। बेसिक डाटा 1 आ गया, फिर बेसिक डाटा 2 आ गया। जब आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर अगर आप चाहें तो इसके अंदर साथ साथ वो डिवीजन वगैरह के कोड, वो इस तरह की चीज़ें भी साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्टोरेज बिन, बैच मैनेजमेंट अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी हो, अगर कभी हमें MM को हमने डिटेल से पढ़ा तो फिर हम ये बैच मैनेजमेंट को भी पढ़ेंगे। शायद आपने देखा होगा कि आपकी जो मेडिसिन वगैरह होती हैं या जब भी आप कोई परचेज करने जाते हैं चीज़ें जो पैकिंग में होती हैं तो वो आपने उसके ऊपर देखा होगा, एक तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक बैच नंबर भी लिखा होता है। जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है तो बैचेस में बनाई जाती है कि जी ये बैच जो है ना ये इसकी एक्सपायरी डेट ये है और ये बैच जो निकलेगा वो लॉट पूरी जो निकलती है प्रिंट हो के या मैन्युफैक्चर हो के उसकी एक्सपायरी लाइफ जो है ना वो क्या है।
तो बैच मैनेजमेंट भी एसएपी के अंदर मटेरियल के साथ रिलेटेड है, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो एक्सपायरी लाइफ है, एक्सपायरी डेट होती है, एसएपी उसको एक्सपायरी डेट नहीं कहता, उसको कहता है ये आप नीचे देखें तो ये वाले पोर्शन में आप लिखा हुआ है शेल्फ लाइफ डाटा। तो जो शेल्फ लाइफ डेट होती है उसको, या स्टोरेज लुक, इसको कहते हैं पीरियड इंडिकेटर फॉर एसएलईडी होती है, ये शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट, हाँ इसको एसएलईडी कहते हैं, शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट। तो ये जो इसकी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो जब अगर यहाँ पे आप उसकी एक्सपायरी डेट दे दें कि जी वो इतने पीरियड के लिए स्टोर होगा, जी वो इसकी कितनी है मुद्दत, कितनी है जी, 2, यहाँ पे लिख दें टाइम के अंदर महीने, 2 महीने है, 3 महीने है, तो वो जब वो टाइम गुजर जाएगा उसके बाद फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये आ गया। प्रॉफिट सेंटर दे दें तो ठीक है, ना दे तो ऑप्शनल है फिलहाल। यहाँ पे अब आप देखेंगे अकाउंटिंग 1 की टैब मोस्ट, यानी कि आप कह लें इम्पॉर्टेंट है, और ये वाली टैब जो है ये आपकी लिंक क्रिएट करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, या इंटीग्रेशन करती है आपका जो एमएम का मॉड्यूल है जिसमें हम ये मटेरियल बना रहे हैं, इसको आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो मॉड्यूल है एफआई के साथ, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये देखिए, अगर आप ये यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिखा हुआ है एमएल एक्टिवेट, मीन्स के मटेरियल लेजर अब एक्टिवेट है। और प्राइस डिटरमिन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने, हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पे कि या 2 सेलेक्ट कर लें या 3 सेलेक्ट कर लें। अच्छा 2 सेलेक्ट कर लें ना, अगर आप, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम मटेरियल मास्टर बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे भी आप ये चेंज कर सकते हैं, देखें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की तो ये 3 सेलेक्ट होगी, आप यहाँ से चाहे तो 2 सेलेक्ट कर लें या 3 सेलेक्ट कर लें। अगर आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपके पास ऑप्शन है दोनों तरह की, कि आप ट्रांजैक्शन बेस जब आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप मूविंग एवरेज प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये 3 सेलेक्ट कर लूँ, यानी कि सिंगल, मल्टी लेवल, फिर मैं दोनों फिर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस सेलेक्ट करूँगा। अगर सिस्टम के अंदर जाके मैं मूविंग एवरेज प्राइस में कुछ डालूं तो सिस्टम मुझे वो डालने नहीं देगा। मसलन अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा है कि इसके अंदर सिर्फ मैं स्टैंडर्ड प्राइस सेलेक्ट करूँगा, मूविंग एवरेज प्राइस नहीं सेलेक्ट कर सकता, तो देखते हैं कि क्या सिस्टम हमें अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा ये करने के बाद जो चीज़ इंटीग्रेशन का सबब बनती है आपके एमएम और एफआई के दरमियान अकाउंटिंग 1 की टैब में, वो है आपकी वैल्यूएशन क्लास, ये वाली फील्ड। हर जो मटेरियल टाइप है उसकी एक या एक से ज़्यादा आप वैल्यूएशन क्लास बना सकते हैं। और क्या चीज़, वैल्यूएशन क्लास खाली जो है वो सबब नहीं बनती, बल्कि इसके पीछे हमें कुछ ना कुछ जीएल जो हैं वो कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी यहाँ से निकलने के बाद एक जीएल बना लेंगे और उसको फिर हम जो है ना वो बवक्त ज़रूरत उसको हम इस क्लास के थ्रू असाइन करेंगे। अभी बहुत सारी क्लास लोगों ने बनाई हुई है, जैसे 0710 है, 0720 और एंड सो ऑन। हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे फर्ज करें हम इसके लिए 3000, जो 3000 है ये स्टैंडर्ड है, 3000 3001 ये स्टैंडर्ड है, बाकी जो है ये YB30 0710 ये सारी जो है ना ये लोगों ने खुद से बनाई है। ये कोई इतनी मुश्किल स्क्रीन नहीं है, ये हम जब एमएम में आएंगे तो फिर हम देख लेंगे कि ये कैसे, वो एक स्क्रीन ही है, उसमें वो क्लास बनाते हैं, फिर उसको वो मटेरियल टाइप को असाइन करते हैं और बस वो बन जाती है। अब अगर आप नीचे आए इस स्क्रीन के अंदर तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस भी आ रही है, और ये यहाँ पे इसका ये कंट्रोल आ रहा है, प्राइस हैव रिकैलकुलेटेड। अगर आप यहाँ पे, अब ये देखें ना यहाँ पे एस उसने क्या किया हुआ है, लॉक कर दिया, इसका मतलब है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऊपर इसको 3 की जगह पे 2 दे दूं,
तो अब आप देखेंगे इसने इसको अनेबल कर दिया। अब मैं इसमें अगर चाहूँ तो यहाँ से मैं वी ले सकता हूँ। वी क्या चीज़ है? मूविंग एवरेज प्राइस। और एस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। ये दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं। मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो मूविंग एवरेज लेके यहाँ पे मैं इस हैंडल की कीमत दे देता हूँ, जो हमने मतलब है कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करनी है। हमने कहा था कि हमें हैंडल जो है वो कितने का मिलेगा? मार्केट से $40 का। तो $40 जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेगेसी करेंसी कन्वर्टेड टू अदर करेंसी यूजिंग करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस की जो फील्ड है, ये यही वाली प्राइस जो है वो आगे वो मूविंग एवरेज प्राइस की फील्ड के अंदर हमें नेक्स्ट जो है ना वो उसमें ले जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कितनी प्राइसेस हैं आपके पास। स्टैंडर्ड प्राइस है, ये फ्यूचर प्राइस है। अभी बल्कि इससे आगे आप अगर जाएं मेरे ख्याल से कॉस्टिंग 2 की टैब में, तो यहाँ पे अभी भी आप देखें कि कितनी हमें यहाँ पे आ रही है। ये स्टैंडर्ड प्राइस भी आ रही है, ये फील्ड एक आ रही है मूविंग एवरेज प्राइस की भी। एक ये देखें प्लान प्राइस फील्ड्स आ रही हैं, प्लान प्राइस 1 2 3। और ये यहाँ पे खैर उसकी डेट्स हैं। और इसी तरह ये देखें यहाँ पे करंट जो है वो प्लान स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे सेव हो रही है। कॉस्टिंग 1 के अंदर प्लान प्राइस टैक्स प्राइस जो है, हाँ ये देखें, ये टैक्स प्राइस 1, टैक्स प्राइस 2, टैक्स प्राइस 3। ये कमर्शियल प्राइस 1, कमर्शियल प्राइस 2, कमर्शियल प्राइस 3। तो ये आपके पास प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स होती हैं, जो आप वक्त के साथ साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे जहन में यही आता है कि जी हम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर दो तरह की प्राइस में से एक प्राइस को चूज़ करते हैं कि जी स्टैंडर्ड प्राइस होगी या मूविंग एवरेज प्राइस होगी। लेकिन एसएपी आपको इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स देता है, जिनमें से आप टैक्स प्राइस, प्लान प्राइस और कमर्शियल प्राइस के ऊपर जाके इसको आप फील्ड को वहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका जो कैलकुलेशन वेरिएंट है, जिसके बारे में हमने ये कहा कि ये वाला जो है किधर गया, ये कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर फिर हम स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं कि आपने कौन सी प्राइस उठानी है। अगर आपने सारे कॉलम भी फिल किए हों, मतलब आपने कमर्शियल प्राइस के अंदर भी एक कोई प्राइस डाली हुई है जी $32 जो है, टैक्स प्राइस के अंदर आपने डाली हुई है $35, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारी को सारी उठाएगा। आपने कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर जाके स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किस कॉलम की होगी। फिर वो जो सर्च करता जाएगा, जहां पे भी उसको मिलेगी वहां से वो प्राइस को उठाएगा और उसके बाद फिर वो आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस को वो उसमें ऐड करेगा और फिर आगे चला जाएगा। तो प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा इसको यानी कि एक टेक्निकल चीज है देखने के लिए। अब ये देखें, जब मैंने यहाँ पे अगर मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि मेरे पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लूं, तो अब देखें यहाँ पे ये वी है ना, अभी देखेंगे वो क्या कहता क्या है। वो कहता है यू कैन नॉट चेंज द प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर। अब वो यहाँ से आगे नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि ये वी जो है ये 3 के साथ जो है ना वो मैच नहीं है। जब आप 3 सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप मूविंग एवरेज प्राइस जो है ना वो नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस जो है ना वो आप असाइन करेंगे। तो अब वो देखें मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहा, अगली टैब में बार बार इंटर कर रहा हूँ, वो नहीं जाने दे रहा। तो इसका मतलब है कि जब आप 3 सेलेक्ट करेंगे तो वो उससे पहले यहाँ पे एस का इंडिकेटर जो है, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस का इंडिकेटर प्राइस कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे पहले 2 करता हूँ और अकाउंटिंग 1 में आप देखें यहाँ पे ये एडिटेबल फील्ड हो गई है। तो मैं इसको यहाँ पे अगर एस कर लूँ और यहाँ पे अब मैं इसको 3 कर लेता हूँ, तो अब आप देखें कि अब अगर मैं यहाँ पे एंटर का बटन दबाऊंगा तो वो मुझे आगे ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने ये चीज़ को ज़हन में रख लेना है कि इसका क्या फ़ायदा है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एक दफ़ा इसको सेव कर देते हैं तो फिर ये भी लॉक हो जाती है, स्क्रीन डिस्प्ले मोड में चली जाती है, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन एसएपी की एक ट्रांजैक्शन कोड है इस काम के लिए, उन्होंने बनाई हुई है कि आप एक दफ़ा ये मास्टर डाटा सेव भी कर दे तो भी, जिस तरह मैंने कल आपको एक बता रहा था कि वो मटेरियल लेजर एक्टिवेशन जो है डीएक्टिवेशन के लिए भी एक प्रोग्राम है, इसी तरह ये प्राइस डिटर्मिनेशन को भी चेंज करने के लिए 2 से 3 और 3 से 2 जो है वो भी करने के लिए एक ट्रांजैक्शन कोड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके थ्रू भी आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। वो मेन उसी के अंदर ही है जिधर ये कॉस्टिंग कंट्रोलिंग के अंदर जाके कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्लानिंग प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग के अंदर ही वो आ जाती है, वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको बाद में। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल मास्टर के अंदर से आके आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अकाउंटिंग 2 की टैब जो है इसमें वही प्राइसेस हैं, ये लाइफो फाइफो, आपने एक वो टर्म सुनी होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एफ आई एफ ओ क्या होता है, फाइफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप कौन सी अच्छा। स्ट्रेटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल पहले आया है वही पहले इशू हो, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या आप कहते हैं नहीं जी जो मटेरियल हमारा आखिर में आया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम कहते हैं लाइफो, वो वाली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? तो जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे, एसएपी जो है वो खुद से देखेगा कि हर मटेरियल की जो जीआर है या गुड रसीट्स हैं वो कौन सी हैं, और उसके हिसाब से वो फिर उसको इशू कर देगा। कास्टिंग 1 की टैब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर का ये जो चेक बॉक्स है, ये आपने लाजमी इसको टिक करना है। नॉर्मली ये टिक होता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर को टिक किया हुआ था आरओएच के अगेंस्ट, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वो है क्वांटिटी कंट्रोल, वो कैलकुलेट नहीं करेगा प्राइसेस के अगेंस्ट। ओरिजिन ग्रुप, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम टेम्पलेट एलोकेशन करेंगे बिल ऑफ मटेरियल और राउटिंग के बाद। और अल्टरनेट बिल ऑफ मटेरियल इसको रहने दें। वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्लानिंग में नहीं बल्कि प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग में नहीं बल्कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग में जब हम जाएंगे तो फिर हम जब वो कोई डिस्कस करेंगे कि जी ये मटेरियल मेक टू ऑर्डर है या मेक टू स्टॉक है, जिसको एम टी एस या एम टी ओ कहते हैं, उसके अंदर फिर जो है ना ये वर्जन जो है ना ये आता है। यहाँ पे सिस्टम खुद बहुत प्राइसेस को इस लाइन के अंदर, ऊपर वाली लाइन के अंदर प्राइस को लेके आना जो है, इसको हम कहते हैं प्राइस शिफ्ट। अभी हमने कल एक दफ़ा हमने इसको डिस्कस किया था कि जब आप प्राइस सिस्टम कैलकुलेट करता है कॉस्टिंग वेरिएंट के बाद, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? प्राइस शिफ्ट। और वो भी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग के अंदर, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग के अंदर, मटेरियल कॉस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं कॉस्टिंग रन, इसके अंदर था नहीं, इसके अंदर नहीं था, ये विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर था। और सॉरी ये आ रहा है CK24 प्राइस अपडेट। तो ये जो प्राइस अपडेट है ये इसका मतलब होता है कि ये प्राइस अपडेट करेगा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। एक चीज़ याद रखें कि आप ROH रॉ मटेरियल की प्राइसेस डालेंगे, जब आप फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे साइकिल मटेरियल बनाएंगे उसके अंदर आपने कोई प्राइस नहीं डालनी। सिस्टम खुद बहुत सारे रॉ मटेरियल सारी एक्टिविटी सारी चीज़ों से कैलकुलेट करके खुद आपकी प्राइस को यहाँ पे लेके आएगा, और फिर पहले वो ये इधर फ्यूचर में लाएगा, फिर यहाँ पे लेके आएगा, और फिर करंट के अंदर डाल के उसको सेव कर देगा। वो खुद ब खुद करेगा, आपने उसमें कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे वो देखें, ये स्टैंडर्ड प्राइस में वो ले आया है कि जी 40 जो है वो AUD है, और करंट पीरियड ये क्या उठा रहा है, करंट पीरियड 1998 उठा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर वो मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिवेट तो कर दी, लेकिन हमने उसके मटेरियल के पीरियड्स को नहीं हमने स्टार्ट किया। इसके लिए एक चीज़ याद रखिए कि जिस तरह आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन का बता सकते हैं कि जिसके अंदर आप फाइनेंशियल FI के पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं, ओपन एंड क्लोज। टी कोड तो नहीं पता, वैसे मेन्यू पाथ का मुझे पता ओपन है। एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड इन FI। अच्छा, वो मेन्यू पाथ आपको पता चले वो तो सही होगा।
OB 52 होती है गालबन, OB 54, OB 52, हाँ जी OB 52। OB 52 TTAU है या ZTAU है? ये है जनाब, नहीं ZTAU तो नहीं होगा, ये ZTAU, हाँ पोस्टिंग पीरियड ZTAU। ठीक है। देखें इसके आगे डिस्क्रिप्शन, यही 11/2023 से लेकर 12/2023, अच्छा एक पीरियड आपने ये खोला हुआ है और 11 से 16 तक आपने ये खोले, ठीक हो गया। इसकी आपको पता होगा कि वो एक फ्यूरी टाइल भी है। अगर आप वो मेरी एक वीडियो आपने देखी हो पोस्टिंग पीरियड की, अभी मैंने रिसेंटली एक बनाई है, तो वो उसमें आपको फ्यूरी टाइल के साथ भी वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, MM के पीरियड्स के लिए ये तो हो गया, FI के लिए। MM के पीरियड्स के लिए ये वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी आपको टी कोड याद रहने चाहिए फॉर MM पीरियड। अच्छा, एक है, पहले आप पीरियड डिस्प्ले करने के लिए कि आपने ये देखना है कि पीरियड कौन सा खुला हुआ है। टू डिस्प्ले पीरियड्स इन MM, उसके लिए जो टी कोड है वो है MMRV। अगर मैं MMRV ट्रांजैक्शन कोड चलाऊं और यहाँ पे मैं उसको TTAU दे दूं, तो वो मुझे बताएगा कि करंट पीरियड 1998 का छठा पीरियड खुला हुआ है। अच्छा, ये याद रखिएगा, MM के अंदर हमेशा लगातार कंसेक्टिव 2 पीरियड खुलते हैं। आप एक पीरियड जब खोलेंगे ना, तो उसके जी साथ ही उसका जो माजी वाला या प्रीवियस पीरियड होगा वो भी खुल जाएगा। ठीक है, सही। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको पीरियड को अलाउ करते हैं कि नहीं। अगर आप चाहें तो ना करें, वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम देख लेते हैं। और एक जो है ना वो लास्ट पे साल, पिछले साल का आखिरी पीरियड, वो भी सिस्टम के अंदर खुल जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक चेक बॉक्स है, अगर आप वो टिक कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं खुलेगा। अच्छा, ये होगा एक जो ट्रांजैक्शन है, ये तो हो गया डिस्प्ले करने के लिए। MMPV है शायद, हाँ। टी कोड क्या है? टू ओपन पीरियड नेक्स्ट, टू ओपन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड को खोलने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है MMPV। पहले कौन सी थी? MMRV। और अब पीरियड ओपन करने के लिए कौन सी है? वो है MMPV। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा, ये बड़ा मसला होता है MM के अंदर कि आप प्रीवियस पीरियड नहीं खोल सकते, आपने हमेशा कंसेक्टिव पीरियड खोलने होते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे दूं TTAU कंपनी कोड, और मुझे पता है पांचवा या छठा पीरियड 1998 का खुला हुआ है, तो पीरियड मैं कहता हूँ कि इस वक्त खोल दो छठा 12वां पीरियड 2023 का। अभी पता नहीं, शायद ट्रांजैक्शंस ना हो तो वो ओके कर दे। इंटर प्लीज क्रॉसिंग लॉग इशू, ये करने के बाद आपने वो जो डिस्प्ले करने की है टी कोड, वो है MMRV। तो देखिए उसने नहीं खोला, उसने छठा, अगर मैं इसको MMPV करूं ट्रांजैक्शन कोड, और मैं कहूं कि TTAU का 7वां पीरियड खोल दो 1998 का, was in the current calendar year, is not in the current, वो, एक मिनट मैं इसको इनिशियलाइज करके ना आपको बताता हूँ। अभी चूंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, ये कन्फिगर नहीं हुई हुई ये चीज़ें। SPRO में आ जाएं या IMG में आ जाएं आप, और ये लॉजिस्टिक जर्नल है मेरे ख्याल से, इसके अंदर मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग,
मेक हाँ ये मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। इसकी एक ट्रांजैक्शन कोड है, ये OMSY। आप डायरेक्ट भी ट्रांजैक्शन कोड ये चला सकते हैं। यहाँ से ले लेते हैं TTAU। इसमें देखें आप, अगर आपने कोई एंट्री नहीं की हुई ना शुरू में, तो फिर तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। एक दफा भी एंट्री होगी ना, फिर तो ये डिस्प्ले मोड में हो जाता है, फिर ये नहीं आपको वो करने देता। अभी हम कहते हैं 2023 का, फर्ज करें हम 9वां पीरियड आप कर देते हैं। कैन नो लॉन्गर बी इनिशियलाइज्ड। ये मेरे ख्याल से शायद हमने इसके अंदर फिर FI की एंट्रियां की हुई हैं, इसलिए वो 2023 और 12वां पीरियड no longer initialize. You wanted to initialize company code in material management, however this is not possible because material valuation record already exists for it. ये वो Change the current period for this company. अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि वो कह रहा है कि वैल्यूएशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें पीरियड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपनी मर्जी से। नॉर्मली तो हमने ये देख लिया कि SAP के अंदर जो ट्रांजैक्शन कोड्स हैं वो है, एक है डिस्प्ले वाला MMRV और दूसरा क्या है वो MMPV। अच्छा, एक टी कोड इसका जो है ना वो है इसको इनिशियलाइज करने का। टू इनिशियलाइज द पोस्टिंग पीरियड, वो है टी कोड MMPI। I स्टैंड फॉर इनिशियलाइज। अच्छा, ये जब वैसे जो मैंने आपको एक बात बताई कि MM के अंदर ये मसला होता है कि आप हमेशा नेक्स्ट पीरियड ही खोल सकते हैं, आप पिछला पीरियड नहीं खोल सकते। MMPV के अंदर भी जब जाएंगे आप पीरियड पिछला देंगे वो नहीं खोलेगा। लेकिन MMPI जो है एक ऐसा टी कोड है कि इसके अंदर आप कोई भी पीरियड खोल सकते हैं, खा वो मुस्तकबिल का कोई खोल लें या वो माजी का कोई भी पुराना पीरियड खोल सकते हैं, वो इनिशियलाइज कर देता है सिस्टम। तो MMPI के अगर मैं चलाऊं यहाँ पे इनिशियलाइज पीरियड, तो TTAU मैं उसको कहता हूँ, अभी आप देखें वो कितना अच्छा एक एरर मैसेज आपको दे रहा है। वो कह रहा है कि ये काम करने के लिए फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन नोट 487381 बिफोर इनिशियलाइजेशन। वो कहता है कि ये 48 73 81 का जो SAP का नोट है वो पढ़ें, उसके अंदर जो बात लिखी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करें। भाई तुम जो उसके अंदर लिखी हुई है वो इधर ही दे दो, मैं जरूर मैंने उसको जाके इम्प्लीमेंट करना है। उसका वो जो नोट है ना, उसका नोट के अंदर वो लिखा हुआ है कि आप SU3 जो ट्रांजैक्शन कोड है, शायद आपको पता होगा SU3 क्या होता है। ये वाला ट्रांजैक्शन कोड होता है जिसमें आप अपना यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम, ये फर्स्ट नेम, डिफॉल्ट में जाके आप अपनी वो ये करेंसी डेट की करेंसी की के जी काम में आए या डॉट आए, महीना पहले आए या डे पहले आए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम पीरियड 24 आवर्स का या 12 आवर का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फर्स्ट करो। मैं कहता हूँ 12 AM PM लिखा हुआ है, पहले आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है कि पहले महीना आए, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं सर। छेड़ा ही है। अब मैं कहता हूँ नहीं यार पहले, मैं तो सोच रहा था बल्कि ये ट्रांजैक्शन कोड चलेगा ही नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं 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 किया। SU3 चलता है, वो तकरीबन सबको ही अच्छा, होता है। मैं कहता हूँ नहीं भाई पहले डे आए फिर महीना फिर साल आए। आउटपुट डिवाइस में फिलहाल कर देते हैं LP01 कर देते हैं फिलहाल, LP। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पैरामीटर की जो हम बात करें, वो जो नोट है
उसके अंदर जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाली है वो ये है कि इसके लिए एक लफ्ज़ आता है SAP read underscore node SAP underscore read node नहीं SAP read SAP open underscore ठहरे उसके लिए एक उसने नोट के अंदर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है SAP initialize underscore period है यार MMPI read underscore note अच्छा चूंकि इसको इनिशियलाइज करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो है MMPI अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर नोट ठीक है आपने ये पैरामीटर आईडी के अंदर यहाँ पे ये लिखना है MMPI रीड अंडरस्कोर नोट और यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू के अंदर जो है वो आज की डेट डालनी है और वो भी रिवर्स ऑर्डर में डालनी है जो इसके लिए ज़रूरी चीज़ है वो क्या है आज की डेट डालनी है और वो भी रिवर्स ऑर्डर में मैं पहले लिखूंगा 2023 और फिर मैं महीना 6 और 28 ये लिख के इसको मैं सेव कर दूंगा अब मैं ट्रांजैक्शन कोड में आ जाता हूँ MMPI में MMPI अब मैं लिखता हूँ TTAU अब क्या कह रहा है फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर नोट तो इसको करना चाहिए MSU3 अच्छा नहीं आपकी कहीं सिस्टम की डेट तो नहीं कहीं चेंज है अच्छा 27 है ऊपर 27 आ रही है सॉरी इसमें पैरामीटर के अंदर इन्होंने हमने डेट 28 डाली है ना SAP का जो आपका सिस्टम है उसमें वो आ रही है 27 यहाँ पे अब हम MMPI को चलाते हैं तो TTAU करेंगे अब देखें अब उसने एरर नहीं दिया नीचे ठीक है इसका मतलब है कि जब भी आपने पीरियड इनिशियलाइज करना है तो आपने SU3 जो ट्रांजैक्शन कोड है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो आपने वो ये वर्ड याद रख लें कहीं लिख लें बेशक वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक वो वीडियो भी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है पैरामीटर आईडी के अंदर आपने पैरामीटर आई जो डालना है वो क्या है MMPI जो हमारा टी कोड है और रीड और उसको नोट और उसके साथ आपने डेट रिवर्स ऑर्डर में डाल देनी कल जब दिन चढ़ेगा 28 सिस्टम के अंदर आ जाएगी तो यहाँ पे अगर 27 लिखा होगा तो आप नहीं कर सकते इनिशियलाइज पीरियड आपने दोबारा यहाँ पे आके डेट चेंज करनी है अच्छा अब मैं अच्छा इसको तो कहता हूँ कि भाई तुम मेरे लिए फर्ज कर लो 9वां पीरियड 2023 का खोल दो
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैंने वो एक चीज़ आपको बतानी है कि आप पीरियड जंप नहीं कर सकते। इसको मैंने कहा मटेरियल लेजर इज एक्टिव, यू कैन नॉट इनिशियलाइज वैल्यूएशन एरिया TTAU। अब यहाँ पे वो वाला जो प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया था कि आप के लिए ज़रूरी है वो वाला, पहले हम देख लेते हैं कि क्या पता कि वो अभी क्योंकि डाटा डला नहीं, तो क्या वो पता हमें एक्टिव करने देता है या नहीं। असल में वो मटेरियल भी हमने बना लिया ना, मटेरियल ना बनाते ना शायद, किधर चला गया, कंट्रोलिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग और एक्चुअल, और ये आ गया एक्टिवेट मटेरियल लेजर, एक्टिवेट TTAU। मैं इसको अगर ये डीएक्टिवेट करूं, सेव करूं, मटेरियल लेजर ऑलरेडी इन प्रोडक्शन, डीएक्टिवेशन नो लॉन्गर पॉसिबल। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो हमें प्रोग्राम जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैं आपको प्रोग्राम बताऊं, ये चल जाए। चलो जी, आज सैटरडे संडे को ये छुट्टी वाले दिन ये चलाते ही नहीं है। वो प्रोग्राम जो है मैंने कहाँ पे सेव किया, ठहर जाए। वो कहता है कि आप SC38 के अंदर हम आ जाते हैं, SAPRCKMJX। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें, डीएक्टिवेशन द मटेरियल लेजर। अच्छा ये देखिए, ये हम कल ढूंढते रहे ये वाला प्रोग्राम, इसकी डिस्क्रिप्शन है क्या? डीएक्टिवेटिंग, हम एक्टिवेशन ढूंढते रहे हैं ना, तो ये डीएक्टिवेटिंग द मटेरियल और लेजर। अच्छा ये प्रोग्राम आपने याद रखना है, ये वैसे खैर चले सेव हो रहा है, उसमें वीडियो में भी चला जाएगा। इसको एक्टिवेट कर, डीएक्टिवेट करते हैं। प्लांट है हमारा TTAU, टेस्ट रन चला लें बेशक, कैन बी डीएक्टिवेटेड, ठीक है। इसमें हम आते हैं और अच्छा मटेरियल लेजर, मटेरियल मास्टर लॉक सक्सेसफुली, सारा कुछ लॉक करके उसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब हम दोबारा उसी स्क्रीन में आएंगे, SPRO वाली में, ये डीएक्टिवेशन वाली में जाके इधर TTAU करके इसको हम अब करते हैं और इसको डीएक्टिव करके सेव करते हैं। अब देखें उसने एरर नहीं दिया। पहले वो क्या कह रहा था कि डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास्टर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब वो प्रोग्राम चलाया तो हमने, ये उसने डीएक्टिवेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पीरियड को इनिशियलाइज कर लेते हैं, वही टी कोड चलाते हैं MMPI, और यहाँ पे हम उसको ये वाला देते हैं, और 9/2023
और इसको हम कहते हैं कि 2023 का नामा पीरियड इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगी, पीरियड इंटर्ड आ गया 9/2023। अब अगर आप देखें, ज़रा डिस्प्ले करते हैं पीरियड कि क्या ये ठीक है, तो उस डिस्प्ले का क्या टी कोड है, MMRV। तो अब वो देखें, वो कह रहा है कि नावा पीरियड आपने खोल लिया 2023 का। अब फर्ज कर लें मैं 11वां खोलना चाहता हूँ, तो क्या वो मुझे 11वां खोलने देगा कि नहीं? मैं 10वां नहीं खोलता, मैं कहता हूँ मुझे 11वां खोल के दो, तो फिर क्या वो मुझे खोलने देगा कि नहीं? हमें पता है कि MMPV जो ट्रांजैक्शन कोड है, इससे हम पीरियड खोलते हैं। TTAU यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ कि 11वां पीरियड जो है ना 2023 का खोलो। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूं तो वो क्या कहता है कि पीरियड इंटर्ड इनकरेक्ट पीरियड इन कंट्रोल रिकॉर्ड ऑफ कंपनी कोड, नो कन्वर्जन। द पीरियड ऑफ कंट्रोल रिकॉर्ड 9/2023 खुला हुआ है। वो कहेगा कि पीरियड क्लोजिंग, अभी देखते हैं कि क्या उसने खोला है कि नहीं। MMRV डिस्प्ले के लिए जो है, तो वो देखें अभी भी नामा ही खुला हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप 10वां खोलें फिर 11वां खोलें, इसमें ये मसला है। और मैं इसमें अगर मैं पुराना खोलना चाहूँ ना, 9वां खोला हुआ है ना, मैं 7वां खोलना चाहूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, ये पीरियड उठा कहाँ से रहा है शहजाद भाई? ये वो उसी से उठा रहा है, OB52 से अपना नहीं नहीं हमारे नहीं 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 पोस्टिंग। नहीं नहीं, इसका OB52 के साथ कोई तल्लक नहीं है। मटेरियल के जो पीरियड हैं वो अलहदा से खुलते हैं और अलहदा से बंद होते हैं। FI के पीरियड नहीं OB52 वाले अलहदा से खुलते हैं और अलहदा से बंद होते हैं। OB52 जो है आपकी टी कोड, नहीं, इसकी मेरा कहने का मतलब है कि ये इसका फिस्कल ईयर क्या है, यानी कि पीरियड इसका है नवा पीरियड, इसका कौन सा महीना है? नहीं 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 नहीं, वो पीरियड वही होंगे जो कंपनी कोड के पीरियड हैं, पीरियड वही हैं। अच्छा 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 वो अच्छा अच्छा उससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। लेकिन अच्छा। ऐसा नहीं है कि उधर क्या खुले हुए हैं और इधर क्या खुले हुए हैं, इनका आपस में कोई तल्लक नहीं है। जो मर्जी उधर यानी खोलें वो भी। फिस्कल ईयर इसका भी वही है ना, जो हाँ, हमारा फिजिकल ईयर फिस्कल भी ईयर? वही है, फिजिकल ईयर वही है। तो अब मैं अगर MMPV में आऊं और मैं अगर 10वां खोलना चाहूँ ना, वो खुल जाएगा। हम्म। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10/2023, ये मैं अगर खोलूँ ना, ये खुल जाएगा। ये देखें, पीरियड क्लोजिंग कंप्लीट, लॉग इशू, कंपनी कोड कन्वर्टेड, उसने कह दिया कि जी ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको डिस्प्ले करें अब MMRV में, तो ये देखें अब उसने यहाँ पे ये 10वां खोल दिया। तो मटेरियल मैनेजमेंट के पीरियड में और OB52 की जो स्क्रीन है, ये वाली, जो इसमें सहूलत है, OB52 के अंदर आप आज़ाद हैं। OB52 में अगर आप आए, ZTAU, इसमें आप आज़ाद है। आपने यहाँ पे 11वां खोला हुआ है ना, ठीक है, 11 और 12 खोले हुए हैं, तो आप बेशक यहाँ पे एकदम मिटा के तो 2022 में चले जाएं। आप कह लें जी भाई 2022 का खोलो, 2023 का खोल दें, इसमें आपको SAP बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप MM के पीरियड के अंदर आप जो पीरियड खुला हुआ है उससे एक पीरियड छोड़ के आगे भी नहीं जा सकते। माजी का तो खोल ही नहीं ना सकते। आगे भी आपने अगर खोलने हैं, मुस्तकबिल के अंदर भी खोलने हैं, तो वो भी आपने तरतीब से खोलने हैं। पहले आपने 10वां खोलना है, फिर आपने 11वां खोलना है, फिर आपने 12वां खोलना है। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता आपको जैसे ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आपने उसके लिए क्या चीज़, कौन सी टी कोड इस्तेमाल करना है? MMPI, आई का मतलब होता है इनिशियलाइज। उसके लिए आपने SAP का नोड जो है वो आपने SU3 के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। MMPI अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर नोट लिख के उसके सामने आपने आज की डेट से मुराद है जो सर्वर की डेट है, वो आपने रिवर्स ऑर्डर में वहां पे लिखनी है। तो तब जो है वो MMPI चलेगा, बशर्ते के मटेरियल लेजर एक्टिवेट ना हो। अगर वो एक्टिवेट हुआ हुआ है तो पहले आप उसको डीएक्टिवेट करेंगे और उसके बाद फिर पीरियड इनिशियलाइज करेंगे। अभी मैं फिर अभी 10वां पीरियड खोल गया, मैं अभी 11वां खोल देता हूँ MMPI। तो मटेरियल लेजर के ऊपर अगर पोस्टिंग्स हुई हो तो फिर भी आप इसको डीएक्टिवेट कर हाँ, सकते हैं। फिर भी कर लेते हैं। वो ये प्रोग्राम जो है ना, यही तो इसकी वो कह लें कि ब्यूटी है कि आप इसको फिर भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं।
तो वो जब दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शनल डाटा वहीं पे रहेगा। वो ट्रांजैक्शनल डाटा उसी तरह रहेगा, उससे कोई नहीं होता। 10वां हमने खोल लिया था, फिर अब हम 11वां खोलते हैं। और अब हम फिर 12वां भी खोल लेते हैं, क्योंकि हम जून में हैं। अब अगर आप MMRV चलाएं, तो अब आप देखेंगे 12वां भी खुला हुआ है और ये प्रीवियस पीरियड ये भी खुला हुआ है। अगर आप ये प्रीवियस पीरियड ना खोलना चाहे तो वो मेरे ख्याल से वो जो है OM, वो अभी हमने वो OMSY था या YS था, OMSY टी कोड जो है यहाँ पे, ये क्या, अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस ईयर और डिस अलाउ बैक पोस्टिंग जनरली। तो ये जो MMRV की जो स्क्रीन है, इसमें अगर आप देखें, एक तो वो पिछला पीरियड खोल के उसने दिया आपको, और एक उसने लास्ट पीरियड, दोनों खोल के दिए हैं। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अगर आप वो अपना TTAU कंपनी कोड लें, तो ये इसके अंदर अगर मैं ये कर दूं अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस पीरियड, ये मैं अनचेक कर देता हूँ और मैं डिसेबल कर देता हूँ प्रीवियस पीरियड, तो फिर SAP जो है ना वो मुझे वो दोनों सहूलतें जो है ना वो ख़त्म कर देगा। द कंपनी कोड नो लॉन्गर कैन बी इनिशियलाइज्ड, ओके, ये उसने कर दिया। और अब मैं अगर MMRV चलाता हूँ, अच्छा वो अभी प्रीवियस पीरियड उसने खोला हुआ है, लेकिन अब उसने डिसअलाउ कर दिया है बैक पोस्टिंग जनरली। तो अब वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर चाहें तो उधर से भी कंट्रोल करके तो आप यहाँ से आ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अब हम मटेरियल लेजर को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 2 लिख लें, 2 लिख लेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो फिर उधर जाके आपके पास 3 चेंज करने के ऑप्शन है कि 3 कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सब में 3 रहेगा, आपको मूविंग एवरेज प्राइस जो है ना वो नहीं करने देगा। लाइव डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड, ठीक है। और अब मेरा ख्याल है शायद वही वाली एक टी कोड जो एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम देख लेंगे, जो हमने कल भी चलाई थी CKM स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, वो देख लेंगे बाद में। अच्छा, आ, इसको भी क्लोज कर दें क्योंकि ये कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ये वाले जो टी कोड हैं, ये आपने ये याद रखते हैं। और MMPI के बाद जो नोट का जो वो वर्ड है वो क्या है, कौन सा नोट का वो करेक्टर था, MMPI _read_ नोट, ये आपने SU3 शुक्र, ये आपने जरूर जो है ना ये उसके अंदर डालेंगे, और SU3 के अंदर डालनी है, और उसके अंदर विद रिवर्स विद टुडे डेट इन रिवर्स ऑर्डर, ये आप डालेंगे तो तब आपका MMPI चलेगा। ये उसका नोट है, ये जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो तब जो है ना आपका उसमें काम चलेगा। अच्छा, इसके बाद हम मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर जब हम आते हैं, मूविंग एवरेज प्राइस है क्या, बताएं जमशेद भाई आपको, ओ जुनेद भाई, मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज प्राइस क्या चीज होती है? मैं सर कहीं लिखी थी एक दफा, मैं एक जरा देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे कोई याद नहीं है, होनी तो चाहिए याद वैसे, लेकिन एक नजर अपनी एक्सेल की शीट देख लेता हूँ, कहीं लिखी हुई थी जमील मैंने एक खोले ना दफा। अपनी जरा, उसमें से मिलता है कि नहीं।
Product costing, purchased item, manufactured items, inventory costing methods, moving average or standard costing. हाँ जी Moving average में first in first out, last in last out. Standard costing में actual costing. Moving total moving average is equal to total stock value of an item divided by total stock quantity of the item. ठीक है, वो तो फार्मूला तो आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, ये और भी था इसमें, कोई मैंने अभी नोट सही तरह से बनाए नहीं थे, कोई मेरे हालत था कोई के अच्छा सिस्टम उसको सिस्टम अभी एवरेज प्राइस लेगा कभी। बहरहाल चले, आप चले। मूविंग एवरेज का मतलब है कि वो आपकी जो प्राइस है वो एवरेज के हिसाब से मूव करती है, तब्दील होती रहती है, ठीक है। जी पहले एवरेज कैलकुलेट करता है सिस्टम, फिर उसके बाद वो तब्दील कर देता है। यानी कि अभी अगर आप ये मिसाल लें, मसलन आपने क्वांटिटी परचेज की, क्वांटिटी और ये प्राइस पर यूनिट और टोटल प्राइस, आप कहते हैं कि आपने हैंडल परचेज किए, फर्ज करो 10 हैंडल परचेज किए, और हमने उसकी जो प्राइस एक की रखी हुई थी वो कितनी थी, $40। $40 पर यूनिट थी, तो टोटल आपको वो के मिल गए 400 के, अच्छा, यही हो गया ना। तो अगर दोबारा मैं इसकी प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करूं तो वो कितनी होगी। मैं ये कहता हूं कि नहीं, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हम कर लेते हैं टोटल, और पर यूनिट जो प्राइस है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी टोटल आ गया जनाब, क्वांटिटी आ गई और टोटल पैसे आ गए। यहाँ पे हम प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको हम कह देते हैं प्राइस पर यूनिट। अच्छा, ये जो आपकी ये टोटल कैलकुलेट हो रहा है, ये है आपका ग्रैंड टोटल। अब फर्ज कर लें आपने ये एक लॉट परचेज कर ली, कुछ दिनों के बाद आपको मजीद जो है ना वो हैंडल जो है ना वो लेने पड़ गए। अब आप कहते हैं कि यार 20 हैंडल और ले लो, लेकिन अब पता चला कि मार्केट के अंदर उसकी प्राइस जो है ना वो $40 नहीं है, बल्कि अब मार्केट के अंदर वो आपको थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, और वो आपको मिल रहा है $42 का। अगर ये $42 का मिल रहा है तो टोटल आपने आज के उस दिन कितने पैसे खर्चे, 42 मल्टीप्लाइड बाई 20, 840 खर्च कर दिए ना। अब आपका टोटल स्टॉक कितना हो गया, टोटल स्टॉक के अंदर अब आपके कितने पड़े हुए हैं, 30 हैंडल पड़े हुए हैं, 30। और टोटल आपने प्राइस कितनी खर्च कर दी अपनी जेब में से, 1240 रुपए खर्च कर दी। पहले आपने 400 खर्चे, फिर 840 खर्चे, तो टोटल आपने $1240 खर्च कर दिए। अब आपने प्राइस जो है वो कितनी पे कर दी है, पर यूनिट प्राइस अब आपकी क्या हो गई है, टोटल प्राइस 41। डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो वो आ गया 41.3। पहले ये कितनी थी, पहले उस दिन यहाँ पे 40 आपको पड़ा ना पर, अब हाँ जो है जी, वो तकरीबन आपको 41.3 पड़ गया। तो अब आपकी क्या होगी, एवरेज प्राइस क्या होगी, मूव कर गई ना। पहले हाँ जी। $40 थी, तो वो मूव हो गई 41.3 होगी। फिर फर्ज करें कुछ और दिन गुजर गए, फिर आपको मजीद जो है ना वो कोई 15 हैंडल और लेने पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं जी, अब हम आपको $42 नहीं देंगे, बल्कि अब हम आपको कितने का देंगे, फर्ज करेंगे जी वो कहते हैं कि जी $43 का दे देते हैं पर यूनिट जो है, ठीक है। अब आपकी जेब में से कितने पैसे निकल गए, $645, ठीक है। 645 जब निकलेंगे, मतलब कि इन दोनों को आपने वो मल्टीप्लाई किया ना, तो टोटल आपके ये हो गया।
तो टोटल आपकी जो है वो स्टॉक की क्या पोजीशन है इस वक्त? आपके स्टॉक में 45 हैंडल पड़े हुए हैं और आप कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? इन तीनों को अगर आप जमा करेंगे तो 1885 बनते हैं। तो अगर 1885 के ऊपर आपके 45 हैंडल डिवाइड करें तो कितनी आ जाती है प्राइस पर यूनिट? 41.9। तो जी 41.9 जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आपकी इस वक्त जो है ना इस डेट के ऊपर है। कोई अगर फर्ज करें हम यहाँ पे एक डेट भी लिख लेते हैं कि हम कहते हैं कि जी 1 जो है जून को ये थी और 15 जून को आपने एक और परचेजिंग की और इसी तरह उसके बाद आपने 18 जून को जो है ना एक और परचेजिंग कर ली। तो 18 जून को प्राइस पर यूनिट जो है वो 41.9 होगी। ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज प्राइस। आपकी प्राइस हर इनपुट आउटपुट के साथ चेंज होता है। फर्ज कर लें 20 तारीख थी, ठीक है, 20 को क्या हुआ, आपने स्टॉक इशू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें प्राइस, यानी कि प्लांट ने कहा कि जी मुझे जो है ना वो तकरीबन आप ऐसे करें 45 में से 30 जो है ना वो आप इशू कर दें। आपने जब उनको 30 इशू किया तो आप -30 लिख दिया आपने। आपकी प्राइस आपने जेन में रख दिया कि जी इस वक्त जो है वो मार्केट में जो है ना वो क्या प्राइस है। आप कहते हैं चलो यार इसको जो है ना हम 40 के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। जब आपने उसको 40 के हिसाब से दिया तो 1200 रुपए के आपके चले गए ना बीच में से। बाकी क्या बचा? बाकी आपके पास 1500 बच गए, 15 हैंडल बच गए और पैसे कितने बाकी बच गए? ये सबको जमा करेंगे तो टोटल $685 बच गए। अब प्राइस पर यूनिट क्या होगी? अब 45, ठीक है, इंक्रीज कर गई। हाँ जी तो हाँ जी इसका मतलब है कि उस डेट को 20 जून को आपको एक हैंडल जो है ना जो आपके स्टॉक में है वो आपको 45.7 डॉलर पर हैंडल जो है ना वो उसकी प्राइस पड़ रही है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप इशू करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उतनी जो है ना उसको दोबारा से ये 45 के हिसाब से इशू करेंगे। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि मूविंग एवरेज प्राइस। ये जब आप सिस्टम में ये चलाते हैं, जब हम एमएम के अंदर कहीं काम किया हमने और हमने वो परचेज ऑर्डर वगैरह इशू करेंगे तो हम मटेरियल मास्टर के अंदर जाके हम देखेंगे कि MM03 जो अभी हमने बनाया है हैंडल, आप इसकी अगर अकाउंटिंग वन या कास्टिंग टू में ही आ जाते हैं, चलें TCAU, आप देखेंगे कि ये जो नीचे ये जो फील्ड है स्टैंडर्ड प्राइस की, या अगर आपने मूविंग एवरेज चूज किया हुआ है तो यहाँ पे ये प्राइस चेंज होती रहेगी। अभी तो हमने स्टैंडर्ड प्राइस ले लिया ना, लेकिन अगर आपने, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इंडिकेटर भी एस आ रहा है, अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर एस की बजाय वी ले लें, वी स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज प्राइस, ये देखें वी का मतलब क्या है, मूविंग एवरेज। तो अगर आपने मूविंग एवरेज सेलेक्ट की होगी तो ये प्राइस यहाँ पे चेंज होती रहेगी हर GR और GI के साथ, गुड रिसीट्स और गुड्स इशू, हर GR और GI के साथ ये प्राइस यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। आप नहीं चेंज करेंगे। जिस हिसाब से आप परचेज करेंगे, जिस हिसाब से स्टॉक इनटेक करेंगे, आउट करेंगे, ये चीज खुद ब खुद चेंज होती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज प्राइस। दूसरा हमने कहा कि ये दूसरी प्राइस कौन सी है? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है? यही अगर हम यही वाला अगर हम कंसेप्ट ले लें, स्टैंडर्ड प्राइस अब यूज तो नहीं होती ना शहजाद भैया? होती है? नहीं नहीं, काफी जगह पे यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है। अच्छा इसमें अगर हम यही वाला सिनेरियो ले लेते हैं, नहीं हम वो नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस का जो है, इसमें इसको हम अलग से कर लेते हैं। और इसको जो है,
स्टैंडर्ड प्राइस में आपने फर्ज कर लें आपने तय कर लिया, पहली जब आपके पास चीज आई ना, आपने तय कर लिया कि मेरे हैंडल की प्राइस $40 ही रहनी है, ठीक है। आपने तय कर लिया कि जी यूनिट प्राइस जो होगी वो 40 जो है ना वो AUD होगी। अब आपने इसे डेविएट नहीं करना, ये आपने अपनी स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर लिख दिया है कि ये 40 ही रहेगी। अब आप फर्ज कर लें कि जब आपने ये दूसरी लॉट खरीदी, ये वाली, तो पहली तो 40 थी, तो उस वक्त प्राइस पर यूनिट जो है वो कितनी आई, वो हमने कैलकुलेट उसी तरह करेंगे। नहीं, इसमें आपकी जो है टोटल 400, ये डिवाइडेड बाय ये जो है ये 41.3 जो है ये आ गई, तो डिफरेंस कितना आ गया। यहाँ पे एक और कॉलम हम बनाते हैं, डिफरेंस का इधर ही बना लेते हैं, चलें। ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया 40 माइनस दिस वन, 1.3 का डिफरेंस आ गया ना। प्राइस के अंदर 40 ही रहेगा, लेकिन 1.3 जो है वो आपने कहीं पे पोस्ट करना है। उसके लिए SAP के अंदर एक बड़ी मशहूर ट्रांजैक्शन कोड है जो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं OBYC। OBYC जो ट्रांजैक्शन कोड है, ये मेन वो क्या कह लें ब्रिज है MM और FI के दरमियान इंटीग्रेशन के लिए। अभी हमने बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो हमारी वैल्यूएशन क्लास है वो भी एक मेन कंपोनेंट है जो इंटीग्रेट करती है मटेरियल मैनेजमेंट को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो वो जो मटेरियल में जो मैं वैल्यूएशन क्लास है उसके अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही होती है वो यही वाली ट्रांजैक्शन कोड होती है, जिसके अंदर जाके हम GL डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें एक आता है डिफरेंस प्राइस का, ये देखिए चेंज इन स्टॉक अकाउंट, inventory provision subsequent, that's it. Material management, small difference, purchase account, purchase offsetting, right, customer purchase paid, offsetting, assigned purchase order, exchange rate different, material management rate difference, ये मेरे ख्याल से ये है। वो कंपनी कोड के ग्लोबल डाटा वाली कौन सी ट्रांजैक्शन कोड है शहजाद भाई? OBY6। अच्छा OBY6 प्राइस डिफरेंस ऑफसेट एंट्री कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद यही है प्राइस डिफरेंस। ये जो है ना ट्रांजैक्शन टाइप उसकी KTR है और ये लिखा हुआ आ रहा है प्राइस डिफरेंस ऑफसेटिंग एंट्री। और मैं नीचे देख लेता हूँ कि इसके अलावा तो कोई नहीं है। प्राइस डिफरेंस फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस ये हो रहा है, कॉस्ट प्राइस डिफरेंस, नहीं 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 वो नहीं है, ये है सॉरी, ये PRD मुझे याद आ गया, ये है जी कॉस्ट प्राइस डिफरेंस। ये जो PRD है ट्रांजैक्शन टाइप, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बताएं, ZTAU, तो यहाँ पे चलें जी कोई ले ही लेते हैं रूल। वो कहता है रूल डिफाइन करें, एक तो हम कहते हैं कि जी वैल्यूएशन क्लास काफ़ी है हमारे लिए बस। तो मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूएशन क्लास लिखूंगा और मैं एक नया GL क्रिएट करूंगा प्राइस डिफरेंस के नाम से एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। वो जब मैं वो पोस्ट करूंगा ना नया परचेज ऑर्डर या गुड रिसीट और गुड इशू करूंगा, तो वो जो प्राइस है ना वो स्टैंडर्ड प्राइस वाले कॉलम में तो बिल्कुल तब्दीली नहीं करेगा, ये यहाँ पे 40 ही दिखी रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन वो जो 1.3 का जो डिफरेंस बन रहा है ना, टोटल टोटल जो डिफरेंस खैर इससे ज्यादा ही बन रहा है ना, ये तो 1.3 है ना, तो इसकी अगर आप टोटल डिवीजन करेंगे तो इस वक्त 1.3 सॉरी इक्वल टू 1.3 ज़रब
टोटल कितना स्टॉक है ये वाला 39 रुपए का, ठीक है। ये 39 आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब है कि अभी आपने ये 1240 कैलकुलेट किया हुआ है ना, आपका टोटल आपका ये बन रहा है, पैसे आपने इतने खर्च दिए। तो अगर आप ये 30 रुपए को 30 यूनिट को आप अपनी वो 40 रुपए से ही मल्टीप्लाई करें जो आपने स्टैंडर्ड रख दिया है, ये हो गया। तो अच्छा ये हो गया, तो सॉरी, तो फर्क कितना आ गया 1240 माइनस 1200, 40 रुपए का, ये 1.3 वो मेरे ख्याल से शायद वो आगे पॉइंट में है ना, इस वजह से वो 39 ले रहा है, वरना वो उसने पूरा ही कैलकुलेट कर लेना था। तो 40 रुपए का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहाँ पे पोस्ट होगा, ये डिफरेंस पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे इस जीएल के अंदर, जो आपने अपनी वैल्यूएशन क्लास, और वैल्यूएशन क्लास आपको पता है कहाँ पे जुड़ी हुई है, वो मटेरियल मास्टर के अंदर जुड़ी हुई है। तो आपने वहां यहाँ पे लिखा होगा 3000, ये 3000 क्या चीज है, आप अभी आप अगर ये मटेरियल मास्टर के अकाउंटिंग 1 वाली टैब में आए, ये सेट टू बी प्रोडक्टिव फॉर टीटीएयू, अच्छा वो वही वाला वो कह रहा है कि इसको प्रोडक्टिव तो करें ना, आपने एक्टिव तो कर दिया, वो प्रोडक्टिव करें तो वो याद होगा टी कोड कल हमने प्रोडक्टिव के लिए एक टी कोड था, अकाउंटिंग सीकेएम स्टार्ट है, कंट्रोलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, मटेरियल लेजर, एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन स्टार्टअप, और ये सीकेएम स्टार्ट। टीटीएयू बैकग्राउंड भी नहीं करना, टेस्ट रन भी नहीं करना, इसको हम करते हैं ये, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग 1 टैब में अगर हम जाएं तो ये देखें, ये 3000 वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो जब आप ये वाली वैल्यूएशन क्लास को यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे आगे जीएल लिख देंगे, तो जो ही वो मटेरियल के अंदर प्राइस का जो भी डिफरेंस आएगा, मूविंग मटेरियल की प्राइस की चेंज, यूनिट प्राइस चेंज होने की वजह से वो खुद ब खुद यहाँ पे जो है ना वो 40 रुपए की पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी जीएल के अगेंस्ट, और आपका ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वो हमेशा 40 ही रहेगी यहाँ पे, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो इसको ये कहते हैं, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, और वो जो दूसरा वाला है वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो क्या है, वो आपका मूविंग एवरेज प्राइस। यहां तक मूविंग आप एवरेज पोस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं, पीछे वो कहीं पे भी वो डिफरेंस पोस्ट ही नहीं होता, वो आपका वो जो मटेरियल का जो मास्टर डाटा है वो उसके अंदर ही अपडेट होती रहती है, वो पहले वहां पे 40 आएगी, जब दूसरा स्टॉक इनटेक होगा 41.3 उधर लिखा जाएगा, फिर वो कहेगा 41.9 हो गया, जब कोई स्टॉक इशू हो जाएगा तो वो फिर 45.7 आ जाएगा, वो डिफरेंस कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो सिस्टम के वो मटेरियल के अंदर ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो है, अब ये देखें, इसको छोड़ते हैं, 1.3 का डिफरेंस, 40 रुपए का डिफरेंस आ गया ना। अब नेक्स्ट फर्ज करें आपने किसी और तारीख को, ये आ गया आपके पास यहाँ पे ये 40 रुपए का डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो है आपने एक दिन और जो है वो परचेजिंग कर लिया, आपने कहा जी मुझे 30 जो है ना वो और चाहिए, जो है हैंडल चाहिए। अब उन्होंने मार्केट वालों ने कहा जी भाई आप पहले तो आप 42 लेके गए थे ना, अब 42 वाली बात खत्म हो गया, अब तो हम आपको देंगे $45 का, ठीक है। अब क्या सूरत हाल बनी, अब आपने जो है ना वो टोटल कितने पैसे खर्च दिए हैं, अब आपने टोटल पैसे खर्च दिए हैं 2590 रुपए, ठीक है। होने कितने चाहिए थे, होने ये चाहिए थे कि ये जो 60 है और मल्टीप्लाई है, टोटल कितनी हमारी यूनिट प्राइस है 40, आपने सेट कर दी ना 40, इसका मतलब है हमारे पास 2400 रुपए हमें खर्चने चाहिए थे ना, लेकिन हमने तो 2590 खर्च दिए, तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है वो क्या है, 2590 माइनस 2400, तो 190 रुपए की पोस्टिंग जो होगी ना वो फिर नेक्स्ट उसके अंदर जो है ना वो उसमें चली जाएगी। तो इस तरह करके जो है ना वो जो भी डिफरेंस आता है वो पहले के साथ वो हर दफा जो है ना उसमें चेंज होता रहता है, वो फिर सिस्टम जो है ना खुद ब खुद देख लेता है कि पहले कितना डिफरेंस पोस्ट हुआ था, अब उसके अंदर क्या करना है। लेकिन यूनिट प्राइस जो है ना वो आपकी स्टैंडर्ड रहेगी, वो बिल्कुल नहीं चेंज होने देता सिस्टम। लेकिन मूविंग एवरेज प्राइस के अंदर ये मसला है कि वो सिस्टम जो है ना वो बार बार उसको चेंज करेगा, जिस तरह आपका स्टॉक आएगा, जिस तरह स्टॉक जाएगा, उस हिसाब से वो प्राइस को चेंज करता रहता है। तो ये जो है ना ये मेन उसके अंदर यानी कि डिफरेंस है।
कि व्हाट इज द मूविंग एवरेज प्राइस। मूविंग एवरेज का मतलब है कि प्राइस एवरेज के ऊपर कैलकुलेट होके मूव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि आपने स्टैंडर्ड जो है वो आपने प्राइस का डिफरेंस कहाँ पे पोस्ट करना है, प्राइस डिफरेंस विल बी पोस्टेड इन टी कोड OBYC विद की। आपने PRD की जो की है आपने वो सर्च करनी है। अगर आप ये OBYC के अंदर आए तो ये देखें, ये PRD की है ना। अगर मैं इसको दोबारा वापस जाऊं, OBYC में आपने जब जाना है ट्रांजैक्शन कोड, ये सारी ये अच्छा ये की नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है, वैसे इसको अकाउंट की भी कहते हैं हम। तो ये ट्रांजैक्शंस के अंदर आपने PRD को सर्च करना है। PP ये सारे अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, ये लेफ्ट साइड पे नहीं अरेंज होते। ये ट्रांजैक्शन का कॉलम जो है ना ये अल्फाबेटिकली अरेंज है। तो ये PRD की जो की है, प्राइस कॉस्ट प्राइस डिफरेंसेस, इसको जस्ट आपने डबल क्लिक करना है। वो चार्ट ऑफ अकाउंट आपसे पूछेगा और वो आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दें। मजीद अगर आपको इसको मजीद, ये दो कॉलम है ना, इसको आप कहते हैं कि मेरा डेबिट का अलहदा कॉलम होना चाहिए, क्रेडिट का अलहदा होना चाहिए, तो वो रूल्स के अंदर जाएं तो ये डेबिट और क्रेडिट को भी ले लें। अब आप सेव करेंगे तो अब आप देखें 3 कॉलम आ गए। आपने यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास तो उसी तरह 3000 लिखनी है। आपको पता है कि जी वो डिफरेंस अगर आपका माइनस में जा रहा है तो वो आपकी अगर रेवेन्यू है या इनकम है तो आप वो क्रेडिट का अलहदा GL बना लें, यानी कि एक GL बना लें प्राइस डिफरेंस इनकम वाले कॉलम में, ग्रुप में एक बना लें, एक्सपेंस वाले में तो आप अलहदा अलहदा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ मजीद अगर आप चाहें तो वो एक आता है वो मल्टीपल प्लांट्स के लिए या मल्टीपल प्लांट्स के ग्रुप्स के लिए भी इसके अंदर एक वो आता है OBYC, कोई भी आप खैर खोल लें, सबके अंदर रूल तो सेम ही आता है, वो उसमें कोई मसला नहीं। रूल के अंदर अगर आप आएंगे तो ये यहाँ पे उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन। ये जो है वैल्यूएशन, चले सारे ले लेते हैं हम। वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन जो है ये जो है, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ तो वो वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन अगर आप लेके आएंगे तो वो लिखा हुआ है वैल्यूएशन ग्रुप कोड, ग्रुपिंग कोड है वो हम देखेंगे कि इसके ये वैल्यूएशन आप मल्टीपल प्लांट्स का एक ही ग्रुप बना रहे हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे हर प्लांट के अलग अलग एंट्री करें। तो वो आप एक ग्रुप देंगे तो उसके साथ ही कोई ज़रूरत आप कर सकते हैं। ये जनरल मॉडिफिकेशन जो होती है ये डिपेंड करता है, वो हर मल्टीपल स्क्रीन के लिए SAP जो है वो मुख्तलिफ कोड्स देता है, वो जहाँ पे ज़रूरत होगी इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादातर इसको हम यूज़ नहीं करते। अगर ना करना हो तो आप ये जनरल रूल्स में जाएं और ये जनरल मॉडिफिकेशन जो है आप इसको हटा दें। आप कहें जी मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, लेकिन ये एक दफ़ा आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, बार बार करेंगे तो आप के जो इसके अंदर एंट्रियाँ पड़ी हुई होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी।